Hello everyone, welcome to IFS. I hope you all are fine. Today we have with us Tejas Sarode and इन्होंने recently qualify किया है CSR Net JRF. So let's know his rank, let's know his score, let's know his preparation journey. Hi Tejas, how are you? I'm fine, मैम। Okay. So पहले तो बहुत congratulations to you. मुझे याद है हम recently मिले हैं for your set interview. So आपने स्टेट के लिए यस तो आपने दो एग्जाम्स अभी रिसेंटली क्वालिफाई किए हैं। तो पहले तो हम नेट की बात करते हैं, क्या रैंक है, क्या रिजल्ट है, क्या स्कोर है? मैम मेरा नीट का स्कोर अभी 98.01 परसेंटाइल आया और ऑल इंडिया रैंक उसका 223 आया ओके फाइन। जेआरएफ। ओके वंडरफुल। सो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपने रिसेंटली सेट भी क्वालिफाई किया, नेट भी क्वालिफाई किया, क्या फीलिंग यस। है अभी आप? घर वालों का रिएक्शन क्या है, आपका रिएक्शन क्या एक्चुअली घर वाले तो बोले कि ये 2024 बोनस वाला सीजन चल रहा है। है? ओके वंडरफुल। तो जब ये रिजल्ट आया सीएसआर नेट जेआरएफ का, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था? आपको लगा था जेआरएफ हो जाएगा क्वालिफाई या एलएस, या लगा था नहीं हो पाएगा पीएच? क्या था आपके माइंड? मैम 90 जब सीएसआईआर का फाइनल आंसर की आया, तब जब मैंने स्कोर निकाला था तब तो एलएस तो आ जाएगा, ये तो फिक्स था मेरे लिए। ओके। बस जेआरएफ आएगा या नहीं आएगा, वो भी लग रहा था कि अगर जेआरएफ नहीं आया तो हम्म। 1-2 मार्क्स से चला जाएगा और ओके। आया तो आ ही जाएगा। वो बस ओके। ऐसे बीच में लटका हुआ था, बस डर लग रहा था क्या होगा, क्या होगा? चाहिए हाँ। तो जेआरएफ ही था, पर क्या होगा ऐसे लग रहा था। ओके वंडरफुल। तो आई थिंक आप में कॉन्फिडेंस था, आपने जब की चेक हुँ, की उसके बाद, सो बढ़िया बात है। हाँ। तो क्या स्कोर आ रहा था आपका जब आपने आंसर की चेक की थी, याद है? मैम मेरा तब स्कोर 116 आ रहा था। ओके ठीक। तो बिल्कुल, तो एलएस के लिए तो बिल्कुल सेफ स्कोर है, जेआरएफ थोड़ा सा यस। फिर हम बोलते हैं। हाँ, थोड़ा-सा अटक रहा था जेआरएफ का। वंडरफुल। सो बात करते हैं प्रिपरेशन की। पहली बात तो ये कि सीएसएनएट का सिलेबस बहुत वास्ट है। क्या आप मुझे यस। बता सकते हो आपने मास्टर्स किस सब्जेक्ट में किया है? मास्टर्स एनिमल फिजियोलॉजी में किया है मैंने। तो अगर कोई जूलॉजी का या एनिमल फिजियोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, तो उनके लिए कौन से यूनिट्स थोड़े इजियर हो सकते हैं सीएसएनएट? प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ के सब इजी हो सकता है मैम जूलॉजी के लिए। इकोलॉजी एवोल्यूशन भी? सब क्योंकि क्या वो बात है। सब हम पढ़ते। अब इस साल का ओके। भी एमएससी फर्स्ट का जूलॉजी का सिलेबस देखे ना, तो वो सब उसमें इंक्लूड किया है उन्होंने। बायो ओके। सिस्टमैटिक्स और बायो स्टैटिस्टिक में उन्होंने सब इंक्लूड किया है। तो क्या आपने पूरे यूनिट्स टारगेट किए थे, 12 यूनिट्स, अगर मैं प्लांट को छोड़ूं, या फिर आपने कितने यूनिट्स टारगेट किए? नहीं मैम, मैंने 8 यूनिट्स टारगेट किए थे सिर्फ। ओके, कौन कौन से नाम बता सकते हो? हाँ, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी और हम्म। एप्लीकेशन वाले 2 जो है अलग वो। ठीक है। हाँ, और ये इको टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी और इवोल्यूशन तो मुझे पहले से ही आता है, तो वो उन पर सिर्फ मैंने रिवीजन किया। ओके वंडरफुल। हाँ। तो इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके बच रहे हैं, जैसे प्लांट है, आई थिंक जेनेटिक्स भी शायद आपने मिस किया है, तो आपने हाँ, जेनेटिक्स मिस किया मैंने। ओके, तो आपने यूनिट्स को कम्प्लीटली छोड़ दिया था या आपने थोड़ा बहुत इनको देखा था एक बार? मैम वैसे तो जेनेटिक्स में हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल वगैरह जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, हाँ हाँ। वो मैंने अच्छे से करी और बाकी की चीज़ें मुझे जेनेटिक्स हार्ड नहीं जाता है, अच्छा जाता है। तो मैंने हम्म। बाकी की चीज़ें बस ओवरलुक की थी, पर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पे एग्ज़ाम्पल आता ही है, हर बार आता है, तो वो मैंने अच्छे से किया था। अच्छा। कौन-सा भी एग्ज़ाम्पल हो, वो फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह वो सब मैंने अच्छे से देख लिया था। एंड व्हाट अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी, वो आपने स्किप किया था या प्रिपेयर किया था? एक्चुअली नहीं मैम, वो स्किप ही कर दिया था, मुझे प्लांट फिजियोलॉजी आता ही नहीं है। ओके ठीक। तो बेसिकली आपने कुछ यूनिट्स को पिक किया, आपने उन पर अच्छे से काम किया एंड आपने जेआरएफ यस। ली। तो आई थिंक आप ये सेफली बोल सकते हो कि अगर कोई 8 से 10 यूनिट भी अच्छे से करता है तो जेआरएफ मिल, करेक्ट? हो जाता है मैम, हो जाता है। मैंने सेट के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी नहीं किया था क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में। ओके। आता है पर हम्म। ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने वो सीएसआईआर के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें ऐड कर लिया और ओके। स्टडी तो सबका एक एक साथ ही चल रहा था। तो आई थिंक सिलेबस क्योंकि सेम ही है हमारे सेट का भी नेट का भी, बस वे हुँ, ऑफ क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी क्वेश्चंस तो आपके, अलग। सॉरी, सिलेबस आपका सेम होता है। ओके, तो यस। बताएं कि सेट का सिलेबस जो आपने प्रिपेयर किया था, कितना आपको हेल्प किया है नेट की प्रिपरेशन? मैम सिलेबस तो वही है, बस सेट को ऊपर-ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
प्रिपेयर करते समय मैंने नेट को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया था। ओके, हाँ, तो उससे सेट भी हो गया और नेट भी हो गया। बस मैंने एक काम किया, जो कुछ पढ़ा हूँ वो जितना कम भूल सकूँ उतना प्रयास किया। मतलब 1% 2% तो भूल जाता है, 5% तक भूल जाता है, पर रिविज़न कर के मैंने उसमें भूलने वाली एरर एकदम कम कर दी। ओके, वंडरफुल। तो इतना सारा सिलेबस को याद रखने के लिए ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए, बट फिर भी बच्चों को यस। दिक्कत जाती है इतना सारा याद कैसे रखें? तो आप कुछ बता सकते हो कि कैसे आप चीज़ों को याद रखते थे? कोई पाथवे है, कोई एंजाइम्स है, कैसे याद रखते थे आप इनको? मैम एक्चुअली मैं उनको रिलेट करता था। जैसे कि मैंने बताया मैं वेटरनरी की प्रैक्टिस भी करता हूँ। जी, तो वो फील्ड के रिलेटेड मैं सब रिलेट करता था उससे, कि अगर ओके, ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये फिजियोलॉजी खराब हो जाती है, उसमें ये एंजाइम काम करते हैं, उनका काम कैसा-कैसा है। फिर अब ओके, मेडिसिन का भी नॉलेज है तो वो मेडिसिन कौन-सा कैसे काम करता है, कहाँ पे ब्लॉक करता है। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आसान गया है। ऐसा कुछ स्पेशल ट्रिक नहीं मैंने की, पर हाँ, हाँ, जो सब्जेक्ट मुझे ध्यान में नहीं रहते, उनके लिए भी मैं रिलेट करता हूँ। मतलब जो ओके। प्रैक्टिकल लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, जैसे प्रांशु सर भी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स देते हैं ध्यान रखने के लिए। सेल बायोलॉजी में तो वो बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, सो वो रिलेट करता हूँ, इसकी वजह से वो सिलेबस ध्यान में रह जाता है। तो आपने बेसिकली मतलब ट्रिक्स फॉर्म करके रखे हुँ। थे हर चीज़ के लिए और हाँ, उससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहा है। दैट्स वंडरफुल यस। एक्चुअली। अगर हम बात करते हैं सीएसआई नेट एग्जाम की तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 50% 50% का वेटेज पार्ट सी का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्ट सी। तो कैसे हुँ। पार्ट सी को टारगेट किया जाए एग्जाम के अंदर, कैसे वो 25% जल्दी ढूंढे जाए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी? मैम एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने पार्ट सी से ही स्टार्ट किया। मैंने पहले तो सब जितना मतलब क्वेश्चन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते बाद में आंसर्स करते हैं। तो मैंने फर्स्ट से लेकर 75 तक जितने हम्म, क्वेश्चन्स पढ़ के ध्यान से पढ़ के मुझे आ रहे हैं, वो सॉल्व किए। फिर एक बार ओवरलुक किया जो बाकी है उसमें से क्यों नहीं आ रहे, तो उसमें से मुझे 17 क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब 17 क्वेश्चन आ 17। रहे थे। हाँ, तो मैंने बस कर दिया वहीं पे और फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया। तो पार्ट सी से आपने 17 सॉल्व किए या बाद में और सॉल्व यस। किए वहां से? नहीं, मैम बस 17 सॉल्व किया और उसमें से मेरे 16 करेक्ट आ गए थे, बस 1 गलत हो गया। तो आई थिंक बिल्कुल हम जो एक्यूरेसी की बात करते हैं, कम यस, सॉल्व करो चलेगा बट वो सही सॉल्व कर। 25 सॉल्व यस, करोगे, 5 गलत है तो मुश्किल। वंडरफुल। यस। एंड व्हाट अबाउट पार्ट बी? पार्ट बी से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है आपको? कुछ कितना टाइम लगा था आपको? पार्ट पार्ट ए और पार्ट बी मैंने पूरा किया था। ओके, मुझे पार्ट ए अच्छा आता है अच्छे से, तो पार्ट ए मैंने पहले किया। ओके, पार्ट बी में मुझे लास्ट में 10 क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम आ रहा था, टाइमिंग बहुत कम था। तो मैंने उसमें से भी उस रैपिड फायर जैसे रैपिड फायर चलता है अपना, तो जी, उस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए वो मैंने लास्ट के 10 क्वेश्चन आंसर किए थे। ओके। अगर हम बात करते हैं पार्ट ए की तो बहुत सारे बच्चे उसको स्किप कर देते हैं। वो सारा अपना फोकस लगाते हैं लाइफ साइंस बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, एंड पार्ट ए बच्चा पूरा स्किप कर देता है। तो उनको आप क्या बोलोगे कि पार्ट ए में से कम कितने क्वेश्चंस इजीली मिल सकते हैं या उसकी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए पार्ट ए? मैडम एक्चुअली पार्ट ए में से मेरे ना 13 क्वेश्चन करेक्ट है, क्या तो पार्ट बात ए है! तो स्किप हाँ, पार्ट ए तो स्किप नहीं करना चाहिए और ओके, वैसे भी हम अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो पार्ट ए वैसे भी पार्ट ए थोड़ी ना फिजिक्स वाला वगैरह पूछा जाता है। वो एक मतलब जनरलाइज़ क्वेश्चन होते हैं जो हर कोई बच्चा उसे सॉल्व कर सकता है, फिजिक्स वाला हो, केमिस्ट्री वाला हो, बॉटनी हो, किसी का भी हो। वो उसे ऐसे कुछ पर्सनल ट्रिक्स वगैरह नहीं लगते अच्छे से। बस जो कैलकुलेशंस वगैरह है वो अच्छे से चाहिए और जो बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, कहीं पे हम्म, न्यूटन्स के लॉ लगते हैं, कहीं पे ग्राफ पढ़ना होता है। केसी सर भी हमेशा बताए जिसको ग्राफ पढ़ना आता है उसको सब मतलब फिगर्स के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो बस ग्राफ पढ़ना वगैरह वही होता है पार्ट ए में, तो पार्ट ए थोड़ा-सा मैं मेरी तो ये स्ट्रैटेजी है कि साइंस का स्टूडेंट हूँ तो ये जो बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं वो तो मुझे एट लीस्ट आनी चाहिए। एंड आई थिंक आपने सेट के लिए भी अगर पढ़ा था तो सेट का बहुत काम आया होगा पार्ट ए आपको यहाँ, हाँ, राइट? यस। हाँ, ओके, सेट का भी पार्ट ए में काम आया। बस वो एप्टीट्यूड वगैरह वाले वगैरह क्वेश्चन थे तो हाँ, वो हाँ, उतने नहीं होते इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है। ओके। हुँ। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मॉक टेस्ट को बहुत सॉल्व करना चाहिए। मॉक टेस्ट आपने क्या लगाए थे? दूसरा क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त में क्या सीक्वेंस रखना चाहिए हमें पेपर सॉल्व करते वक्त? हाँ, मैम मैंने इससे पहले 2 बार सीएसआईआर नेट दिया था, ओके, 2022 में एक और 23 में एक। ओके, और उस टाइम पे मैं मेरे एरर से यही सीखा था
कि पार्ट सी पहले करना चाहिए, फिर वो मॉक टेस्ट हो, रियल एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। तो उससे मैंने ये सीखा था, तो मैं मॉक टेस्ट भी इस बार जब मैंने मॉक टेस्ट शुरू किया था, तब मैंने पार्ट सी से शुरू किया और फिर दूसरे पार्ट सॉल्व कर लिए। ओके। और जब आप ये मॉक टेस्ट लगाते थे तो उस टाइम पे माइंड में क्या होता था कि आपको कितने नंबर स्कोर करने हैं? कितना आप टारगेट करते थे? मैम नंबर्स तो नहीं टारगेट करता था, बस मुझे कितनी इतनी उसका जो क्लॉक टाइमिंग है, वो खत्म होने से पहले मैं कितना कर सकता हूँ हुँ, और हर बार वो ग्राफ प्रोग्रेसिव जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट होता था। वंडरफुल। और आपने बताया कि आपने इसके पहले 2 बार एग्ज़ाम दिया था सीएसआई नेट का यस, एंड आई थिंक आप क्वालीफाई नहीं हो पाए हो उस तो नहीं हुआ था। तो क्या लगता है क्या मिस्टेक्स उस टाइम पे हुई? तो इस बार आपने नहीं किया ना आपने जेआरएफ निकाल लिया है। क्या हुआ सबसे होगा उस पहली टाइम? बार तो मैंने जब फ़रवरी 22 का दिया था, तो उस टाइम पे मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मतलब 25 पार्ट सी में कर लिए, 35 पार्ट बी में कर लिए और 15 पार्ट ए में कर लिए। तो ओके, गलत हो, सही हो, मैंने सब टिक कर लिया। तो नेगेटिव मार्किंग की वज़ह से मेरा तब परसेंटाइल 82 आया था। ओके, बाद में मैंने जब सेकंड टाइम दिया, तब मैंने 1 तब मैंने कुछ तो 88 96 मार्क का कुछ तो किया था। ओके, हाँ, पर उसमें मैंने पार्ट सी में फिर वही गलती की थी कि मैंने 25 सॉल्व किए थे। हाँ, तो इस बार मैंने वो गलती नहीं की। वंडरफुल। तो आई थिंक नेगेटिव मार्किंग जिसको हम बहुत ज़्यादा हमें लगता है ठीक है 1 मार्क ही चला जाएगा, पर बच्चों प्लीज़ याद रखना है नेगेटिव मार्किंग से बचें। जैसे बताया तेजस ने कि उन्होंने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए पार्ट सी के बट वो सारे फिर करेक्ट हुए थे। एक गलत हुआ था, बाकी यस, सारे करेक्ट हुए। वंडरफुल। यस, यस। तो वो भी गलत मैम जी, पहली बार जब की आई थी वो सही था। जब हुँ, दूसरी फाइनल की आई अच्छा। तब वो गलत निकला। सो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सीएसआ नेट के एग्जाम में। एक गलत आंसर का मतलब है कि 4 नंबर तो जाएंगे ही और नेगेटिव का 1 यस, मार्क भी आपका चला जाएगा। और एक यस, 5 मार्क तो बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे तो 0.5 से जेआरएफ चली जाती है कभी कभी। यस। 5 मार्क्स तो बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले करता है। सो पार्ट सी अगेन एवरीवन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरे 25 नहीं मिल पा रहे हो चलेगा, 20 भी ढूंढो, बट आप उसको फिर सही तरीके से अच्छी से सॉल्व करें। ओके आरडीए प्लीज मुझे बताओ कि पार्ट सी में आप क्या देखते हो कि पहले किस क्वेश्चंस को टारगेट करना है? क्या आप अपने टॉपिक्स को देखते हो कि यार अगर मैंने बायोकेमिस्ट्री किया तो पहले हम उसको सॉल्व कर लें, या फिर क्या तरीका होता है, कैसे फास्टेस्ट 25 क्वेश्चन ढूंढ? मैम सबसे पहले तो मैं न्यूमेरिकल्स देखता हूँ, जहाँ कहीं न्यूमेरिकल हो क्योंकि नंबर्स कभी गलत नहीं बोलते। तो मैं न्यूमेरिकल पहले कर लेता हूँ, बाद में ओके। अगर कुछ ग्राफ वाला या फिर वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के डायग्राम्स वगैरह होते हैं ना, हाँ हाँ। जीन मैपिंग वाला वगैरह वो कर देता हूँ और बाद में थ्योरेटिकल के पास देखता हूँ। थ्योरेटिकल को भी पहले मैं उसका क्वेश्चन का मायना पहले पढ़ता हूँ कि उसने क्या पूछा है, बाद में हम्म। सिनेरियो पढ़ता हूँ ऊपर का और ओके। फिर वो आंसर रिलेट करता हूँ। वंडरफुल। तो जितना मैं आपको समझ पाई हूँ, आप मेरे हिसाब से कि आपको एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस ज़्यादा पसंद है मेमोरी बेस्ड के कंपैरिजन। तो यस, यस, लर्न करने वाली चीज़ों पे थोड़ा कम भरोसा है, क्या पता गलत हो जाए, बट एक्सपेरिमेंटल में होता है कि सारा डेटा वहीं गिवन है, आपको जो यस, नॉलेज है उसको अप्लाई करो एंड आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिले। यस, दैट्स दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी टिप है। जिन लोगों को लगता है कि हमें याद नहीं रहता है चीज़ें, हम कैसे याद कर पाएंगे इतनी सारी चीज़, हर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड नहीं आने वाला है। और आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको बस थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, आपको उस प्रिंसिपल के बेसिस पे एक पूरा डायग्रामेटिक एक पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको सॉल्व। तो दैट इज वंडरफुल डियर। एंड थोड़ा बताओगे कि जब आप प्रिपरेशन करते थे तो आपका क्या रूटीन रहता था, क्या स्केड्यूल होता था थ्रू आउट द डे, कैसे आप करते थे कि हमें क्लासेस से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, कितना टाइम आपने किस? मैम जब मैंने शुरू किया था दिसंबर 23 में तब मैं हम्म। पूरा 8 घंटे पढ़ता था। 4 ओके। घंटा सुबह, 4 घंटा शाम को या फिर 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को। और जो रिवीजन है वो डेली का जो हो गया डेली करता था और संडे में जब क्लासेस नहीं होते थे, तब वो पूरे हफ्ते का कर देता था और जब मैंने मॉक टेस्ट लगाए जैसे एग्ज़ाम पास आने लगा, तो मैंने हम्म। वो 8 घंटे का 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे ऐसे कर लिया और बाद में लास्ट 15 डेज़ में मैंने पूरा बंद कर दिया। लास्ट 15 डेज़ में बस मैं रिवीजन और मॉक टेस्ट कर रहा था। ओके। तो आपने शुरुआत में सारी जस्ट प्रिपरेशन वाला पार्ट किया है, उसके बाद में जब एग्जाम पास आया तो पॉइंटर्स को रिवाइज करें एंड मॉक टेस्ट। यस, वंडरफुल। यस। एंड कुछ नोट्स बनाने के लिए कुछ तरीके बताओगे, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी बुरी हो पर आपके नोट्स आपने ही बनाने चाहिए। तो क्या लगता है नोट्स बनाते हुए बच्चों ने क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
बस लेक्चर में पीडीएफ तो मिल जाता है। अगर हम लेक्चर ध्यान से सुने, तो कौन-सा वर्ड लिखते समय सर ने क्या बताया था या फिर मैम ने क्या बताया, तो ये तो क्लिक हो जाता है। बस जो वर्ड उस पीपीटी में या फिर पीडीएफ में लिखा नहीं है, वो हुँ, वर्ड मैं नोट्स में लिखता था। और हर बार हम पीडीएफ भी नहीं कर सकते, हुँ, रीड नहीं कर सकते एग्ज़ाम आते समय। तो मैं क्या करता था, एक नोटबुक किया था रफ, जिसमें मैं लेक्चर चलते समय जो वर्ड सर लिख नहीं रहे, उसको उन पॉइंट्स को हाइलाइट करता था और बाद में जब रिवीजन करना हो उसी शाम को, हुँ। तब रिवीजन करते समय मैं पीडीएफ देख के अपने नोट्स लिख लेता था कि हर वर्ड का मतलब क्या है या फिर कोई डायग्राम हो तो उसका उसको उस डायग्राम को किस वे से रीड करना है, बस यही करता था। ओके। एंड आपने बताया कि इसके पहले आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए जो सक्सेसफुल नहीं। तो बहुत बार ऐसे टाइम पे हम थोड़ा-सा डिप्रेशन का सामना, क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया उस टाइम पे कुछ? एक्चुअली मैम मैं डिप्रेस कभी नहीं होता क्योंकि कुछ भी हो जाए बस एक्सपेरिमेंट करना ही मेरा काम है या फिर मेरा हॉबी है। तो मैं ऐसे ही इवैल्यूएट करते रहता हूँ खुद को, अगर कुछ गलती हो जाए अगली बार वो नहीं होनी चाहिए, फिर थर्ड बार वो हो ही नहीं चाहिए क्योंकि इस सीएसआर नेट को मैं अहमदनगर से कराड़ तक ट्रैवल करके गया था और ट्रैवल करने के ओके। बाद वहाँ जाके एग्ज़ाम दिया था। वो सेंटर वाले भी पूछ रहे थे, इतने बारिश में कैसे आए, टू व्हीलर से कैसे आए ये? वो हाँ, तो वो मैं पूरा भीगा हुआ था, तो वो बोल रहे थे, "इस भीगे बदन से कैसे बैठोगे? बीमार हो जाओगे।" मैं बस उनको बोल रहा था, "आप एंट्री दे दो, मैं बाकी मेरा मैं देख लूँगा।" तो हाँ, क्या तो आप, हाँ जी, प्लीज़ कंटिन्यू। फेल्योर का तो कोई डर नहीं है मुझे। बस फेल्योर से सीखना क्या है, ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। वंडरफुल। तो बहुत ही एक अच्छी बात है। बस बहुत बार बच्चे उस चक्कर में शायद कुछ दिन मिस कर देते हैं, बट आपने उसको चैलेंज की तरह लिया है एंड लर्निंग्स ली है आपने हर बार कुछ ना कुछ, और आपको पता है कि मैंने पहली बार क्या गलती की थी, ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ। सेकंड टाइम तो आपने चीज़ों को सुधारा है। तो दैट्स वंडरफुल। अच्छा, एक और यस। चीज़, बच्चे जब, बहुत स्टूडेंट्स का होता है कि पूरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है बट वो 3 घंटे का प्रेशर कभी हैंडल नहीं हो पाता है हमसे, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो 3 घंटे कैसे थोड़ा माइंड को बताओगे आप उनके लिए? बस मैम जैसे मैंने सेट में किया था, इस हम्म, बार तो किसी को देखना नहीं था क्योंकि वो कंप्यूटर को तो कवर करके रखा हुआ होता है। बस जैसे घर में हम चेयर पे बैठते थोड़ा-सा चिल होके बैठते, वैसे ही वहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रेस नहीं होता है सेंटर पे। वहाँ ओके। पे तो और शांत होता है। यहाँ पे घर में हम अगर चम्मच भी गिर जाए तो चिल्ला देते हैं, ये हम्म, आवाज़ क्यों की, वो आवाज़ हम्म, क्यों की। वैसे तो वहाँ पे कोई शोर भी नहीं होता है, तो कम्फर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने माइंडसेट का है, अपने माइंडसेट में अगर हम डाल लें कि हम घर पे ही बैठे हैं, बस मॉक टेस्ट की तरह टेस्ट दे रहे थे, तो शायद माइंडसेट पॉजिटिव और स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता है। वंडरफुल। हाँ, लास्टली, वी अगर डेडिकेट दिस कोई जी। अगर कोई ऐसे करके ही बैठे नहीं एग्ज़ाम सेंटर में आए हैं, कुछ भूलना नहीं है, वैसे सर पकड़ के बैठ गए, ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर तो गलती हो गई। तो आई थिंक, हाँ, हम ओवर थिंकिंग के चक्कर में कभी कभी बहुत खुद का ये नुकसान कर लेते हैं। यस। ओके, वंडरफुल। सो बताइए, हु यू डेडिकेट दिस सक्सेस, तो थैंक यू बोलोगे फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट? मैम सबसे पहले तो मेरी फैमिली क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था हाँ। कि मेरा छोटा बच्चा है तो उसको हैंडल करना बहुत गड़बड़ वाला काम था, तो वो फैमिली ने कर दिया। बाद में मेरे सब टीचर्स और सब आईफास वाले टीचर्स जो कुछ क्योंकि मैंने मल्टीपल सोर्सेस से नहीं पढ़ा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था तो एक सोर्स से ही पढ़ो, उसी पे भरोसा करो, तो मैंने आईफास पे भरोसा किया था क्योंकि इसके पहले के रिजल्ट्स भी मेरे उन्हीं की वजह से आए थे। बस उसी को फॉलो करते आईफास बाकी मेरे टीचर्स और मेरे घरवाले इनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। वंडरफुल। और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप क्या मैसेज दोगे? क्या करना है, क्या नहीं करना? बस मैम जो मैंने पहली बार बताया था, सेट के वक़्त बताया था कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिवीजन प्रॉपर करना चाहिए और ऐसे कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है। बस जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है उस पे भरोसा करके, अपने टीचर्स पे भरोसा करके जो कुछ पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई दोस्त बताता है मैं उस क्लास में हूँ, वो वहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे ऐसे कैसे चल रहा है, तो बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो कुछ यहाँ पे टीचर्स हमें पढ़ाया है उस पे पूरा भरोसा करके वो पढ़ते जाना है और कंसिस्टेंसी से रिविजन्स करनी है। बस उसी से हो जाता है और प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम पास आ जाता है, अगर वो प्रैक्टिस बढ़ाए और नई चीज़ें सीखना कम कर दे, तो शायद उनको प्रॉपर सक्सेस मिल सकता है। ओके, मुझे वंडरफुल, तो वैसे ही मिला है। वंडरफुल।
तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, एक सोर्स को ट्रस्ट करो, उनको फॉलो करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। जैसे बताया है कि लास्ट जब एग्जाम का थोड़ा टाइम बचेगा, 1 महीना पहले, तो नया टॉपिक मत स्टार्ट करो, जो आता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। थैंक यू सो मच डियर फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई थिंक हमारे बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हों, एंड वी रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपके जो भी ड्रीम है, आपका जो भी एम्बिशन है, आप बहुत जल्दी पा लो उस पे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम। थैंक यू। एंड टू ऑल दी अदर एस्पिरेंट्स आउट देयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। ओके, सो एग्जाम पास में आ रही है आप लोगों की भी, प्रिपेयर करते रहो, कोई डाउट है आस्क अस। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।